Good morning to you all. Very good morning. Uh, Today I will discuss on Mughal architecture. I will continue. Uh, Last टाइम हम लोगों ने यस्टरडे अकबर के काल में जो मुग़ल स्थापत्य कला का डेवलपमेंट हुआ था या बाबर या हुमायूं के समय में जो डेवलपमेंट हुआ था और मुग़ल आर्किटेक्चर की जो भी विशिष्टताएं थी उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा। बट अकबर के बाद का जो समय है वह आपका हुमायूं का है, जहांगीर का है। और जहांगीर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उसके काल में पेंटिंग्स का काफ़ी व्यापक रूप में डेवलपमेंट हुआ था, लेकिन स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्चर के क्षेत्र में भी जहांगीर के समय में काम हुआ था। जो विशिष्टताएं थी वे विशिष्टताएं मुग़ल शैली की, जो भारतीय और इंडो या इस्लामिक जो शैली है वह इस काल में भी, जहांगीर के काल में भी दिखाई पड़ती है। अकबर के बारे में जैसा हम लोगों ने बताया था, डिस्कस किया था कि अबुल फज़्ल कहता था कि वह अपने जो है मस्तिष्क में, विचार में जो है उसको योजनाएं बनाता था और हृदय से उसको कार्य का रूप प्रदान करता था। तो अकबर का जो मकबरा है उसकी सोच जो है अकबर ने ही रखी थी, उसके ही दिमाग की उपज थी। और लेकिन जहांगीर के काल में 1613 में 1613 में अकबर का मकबरा पूर्ण हुआ, लेकिन उस मकबरे ने एक तरीके से अकबर के विचार को पूरे स्थापत्य रूप में अभिव्यक्त कर दिया। यानी कि जो उसका मकबरा है वह पूर्णतः इस्लामिक शैली में नहीं बना है, बल्कि उस पर हिंदू शैली, बौद्ध शैली, मुस्लिम शैली, ईसाई शैली, सभी प्रकार की जो स्थापत्य है उसका समन्वय, उसका मिश्रण हम देखते हैं कि उसमें अगर हमें देखना है तो उसका एक भव्य सुंदर उदाहरण जो है अकबर का मकबरा है। और यह मकबरा आगरा में सिकंदरा के निकट बनाया गया है और 1613 में यह जहांगीर के समय में कंप्लीट हुआ था। और अकबर ने, जैसा मैंने अभी बताया, कि अपने मकबरे की जो सोच थी, जो रूपरेखा थी, जो योजना थी, वह अकबर ने खुद बनाई थी और जहांगीर ने इसे पूर्ण किया था। इसका आकार पिरामिड की तरह है और यह 5 मंजिल है, यानी कि जो मकबरा है वह जो है 5 जो है फ्लोर में बना हुआ है, स्टेप में बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसा मैंने बताया कि जो भी अकबर के समय में इमारतें बन रही थी, मकबरे बन रहे थे, वे नीचे जो है चबूतरे पर उसका आकार बड़ा होता था और जैसे जैसे वह ऊपरी हिस्से बढ़ते जाते थे उसका आकार प्याज नुमा, जो आकृति जिसको कह सकते हैं, वह छोटा होता चला जाता था। जैसे आप ये देखिएगा कुतुब मीनार जो पिलर है उसमें भी देखिएगा नीचे का जो एरिया है वह राउंड शेप में है और जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसका धारा पतला होता चला जाता है ना। ठीक इसी तरह से जो मकबरा अकबर का बना हुआ है वह स्टेप बाय स्टेप जैसे ऊपर बढ़ता जाता है वह पतला होता चला जाता है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं कि यह बौद्ध आकृति इसी तरह से दिखती है कि इसमें ऊपरी मंजिल पर कहीं भी मकबरा जो है नहीं दिखाई पड़ता है। इसकी हाइट जो है 100 फीट हाइट है चबूतरे से और इस पर जो है गुंबद नहीं बना है। जो आपका
जो डोम है वह नहीं बना हुआ है, और इसीलिए कहा जाता है, फर्ग्यूसन ने ये बात लिखी है कि यदि पाँचवीं मंजिल पर मकबरे की पाँचवीं मंजिल पर यदि मकबरा बनाने की योजना सफल हो गई होती तो यह ताजमहल के बाद जो है एक तरीके से दूसरा स्थान स्थापत्य कला में वैश्विक स्तर पर प्राप्त कर लेता। लेकिन इसमें मकबरा में गुंबद नहीं बनाया गया है, बिल्कुल सपाट इसकी छत है, और इस कारण से आकृति जो है इसकी बौद्ध लगती है, और कुरान की जो आयतें हैं उस पर नहीं खुदी गई हैं, और इसमें तमाम तरह की जो आकृति है, हमने आपको बताया था कि जो आपकी अलंकरण है, जो शैली है, वो फूल पत्तियाँ हों या फिर वेल के नमूने हो, या पंचरथ शैली हो, या कलश के नमूने हो, या फिर जो है भित्ति चित्रकारी हो, है ना, जो मुरल पेंटिंग जिसको कहते हैं, तो ये सभी जो है आकृति जो है इसमें हमें दिखाई पड़ती है। तो अकबर ने अपने मकबरे की नींव योजना खुद बनाई थी, और यह आगरा में सिकंदरा के निकट स्थित है। इस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है बौद्ध शैली का पड़ता है। इसकी हाइट चबूतरे से 100 फीट है, पिरामिड नुमा आकार में है, और जैसे जैसे यह ऊपर बढ़ता जाता है 5 मंजिली जो मकबरा है, इसका आकार जो है छोटा होता चला जाता है, और ऊपरी मंजिल जो है सपाट है बिल्कुल, और उस पर जो है आपका गुंबद नहीं बना हुआ है। तो अकबर के इस मकबरे में पूरी तरह से हिंदू शैली, बौद्ध शैली, मुस्लिम, ईसाई सभी प्रकार की शैलियों का सुंदर अद्भुत समन्वय हमें दिखाई पड़ता है। क्लियर हुआ बेटा? ओके। अब जहांगीर के काल की जो दूसरी इमारत थी वह जो है अकबर के मकबरे के ही पास में जो है मरियम उज जानी का मकबरा है। मरियम उज जानी का मकबरा है। इस मकबरे में जो गुंबद बना हुआ है वह मुग़ल शैली में बना हुआ है, और इसका जो मकबरे का जो मध्य भाग है उसमें सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। आपको मैं बता दूं कि सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग जहांगीर के काल की एक विशिष्टता थी। जहांगीर के काल में ही अब्दुल रहीम खाने खाना, जो जिसका नाम हम लोगों ने सुना हुआ है, एक कवि भी है हिंदी साहित्य में, अब्दुल रहीम जिसको कहते हैं, अकबर के काल के नवरत्नों में एक थे। उनका मकबरा भी ईरानी शैली में जहांगीर के काल में ही पूर्ण हुआ था। यानी कि जहांगीर के काल में मरियम उज जानी का मकबरा, अब्दुल रहीम खाने खाने का मकबरा, अकबर का मकबरा पूर्ण हुआ था। इसके अलावा जो जहांगीर के काल की सबसे महत्वपूर्ण जो स्थापत्य आर्किटेक्चर वर्क है वह इत्माउद्दौला का मकबरा। इत्माउद्दौला वाज द फादर ऑफ नूरजहां, और नूरजहां जो थी वह जहांगीर की बेगम थी, उसके पिता थे इत्माउद्दौला। और इत्माउद्दौला का जो मकबरा आगरा में बना हुआ है पूर्णतः संगमरमर में, पूर्ण संगमरमर में बना हुआ है। और जो मुग़ल शैली की जो विशिष्टताएं जो नई थी, जैसे बताया था कि पत्थर, संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट, जिसको पित्रादुरा कहा जाता था जड़ावट, तो ये शैली में बना हुआ पहला ऐसा इत्माउद्दौला का मकबरा है जो पूर्णतः संगमरमर में बना हुआ है, पित्रादुरा शैली में बना हुआ है। और यह इत्माउद्दौला की याद में नूरजहां ने अपने पिता की याद में जहांगीर के काल में 1626 में बनवाया था। यह सफ़ेद संगमरमर में, पूर्ण सफ़ेद संगमरमर में, कंप्लीट वाइट मार्बल में बनी हुई जो पहली इमारत है वह है आपका इत्माउद्दौला का मकबरा। साथ ही साथ पित्रादुरा शैली जिसकी मैंने बात की, संगमरमर के पत्थर पर जो है, स्टोन पर आपका जवाहरात से की गई
जड़ावट जिसको पित्रादुरा कहा जाता है, इसी मकबरे में सबसे पहले हमें दिखाई पड़ती है। तो ये एक बड़ी बात थी जो जहांगीर के काल में हमें दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा इत्माउद्दौला के मकबरे में जैसा मैंने बताया कि ये काम हुआ था। इसके अलावा जहांगीर के काल का अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण स्मारक है वह है जहांगीर का खुद का मकबरा, जो लाहौर में रावी नदी के तट पर शाहदरा एक प्लेस था, वहाँ पर निर्मित है। इस समय वो पाकिस्तान में है, जिसका अधिकांश हिस्से का जो निर्माण था वह उस बेगम नूरजहां ने कराया था। और जो है यह 100 फीट ऊंची 5 मंजिली इमारत है, मीनार है। और जो है इसके बीच में जो आपका छत है, उस मकबरे की जो छत के बीच में जो है मेहराब का प्रयोग किया गया है। और इसमें भी संगमरमर से के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट भी इसमें भी दिखाई पड़ती है। कलरफुल पूरी तरह से टाइल्स दिखाई पड़ती है। इसके अलावा अनेक प्रकार के रंगों का प्रयोग भी इसमें खूब किया गया है। तो इस तरह से जहांगीर के काल में जो महत्वपूर्ण स्थापत्य कला का जो हम विकास देखते हैं, वह एक जो देखते हैं वह अकबर का मकबरा बनता है, जो आगरा में सिकंदरा के पास जहांगीर के काल में पूर्ण हुआ था 1613 ईस्वी में। इसके बाद उसके निकट ही मरियम उज्जानी का मकबरा है, अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा है। इसके अलावा जो खूबसूरत मकबरा सफ़ेद संगमरमर में पित्रादुरा शैली में बना पहला मकबरा है, वह इत्माउद्दौला का मकबरा, जो नूरजहां के फादर थे, जिसे नूरजहां बेगम ने ही बनवाया था। इसके अलावा जहांगीर का खुद का मकबरा, जो लाहौर के रावी नदी के तट पर बना हुआ है और जो इसको नूरजहां बेगम ने बनवाया था। और यह 100 फीट ऊंची मीनार है। और सुंदर इसके मध्य भाग में जो है मेहराब का प्रयोग किया गया है। संगमरमर से पत्थर पर जवाहरात जड़ावट की गई है। कलरफुल टाइल्स का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा अनेक प्रकार के कलर का भी प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से मुग़ल स्थापत्य कला शैली की जो विशिष्टताएं थीं, वह जहांगीर के काल में भी पूर्ण रूप से उसका विकास हमें दिखाई पड़ रहा है। ठीक है बेटा, किसी को कुछ पूछना है? एनी टाइप ऑफ क्वेरी, एनी टाइप ऑफ डाउट्स, यू कैन आस्क मी। आप हमसे पूछ सकती हैं। ठीक है, देखो इसमें कहाँ क्या है, किसके काल में, ये तो आपको किताब से भी पढ़ लोगी, याद हो जाएगा। लेकिन उसकी जो शैली है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इंडो इस्लामिक शैली, या जो गुम्बद की बात कर रहा हूँ, या जो मेहराब की बात कर रहा हूँ, है ना, या जो मुराल पेंटिंग की बात कर रहा हूँ, है ना, जो पित्रादुरा की बात कर रहा हूँ शैली की, ये सब चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। और अगर मैं समझता हूँ कि ये अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट है तो आपको आसान हो जाएगा। वैसे संगमरमर का प्रयोग का काल जो है कहा जाता है शाहजहां का काल। और आप सब बचपन से ही इतिहास में पढ़ते आए होंगे कि शाहजहां का काल मुग़ल काल का स्वर्ण युग माना जाता है। गोल्डन एज ऑफ मुग़ल इरा जो है कहा जाता है, मुग़ल काल का स्वर्ण काल शाहजहां को। लेकिन और क्षेत्र तो स्वर्णकाल, संपूर्ण क्षेत्र का स्वर्णकाल कहने के लिए तो ज़रूरी है कि हर प्रकार के क्षेत्र में शाहजहां के काल में उसका विकास हुआ हो। लेकिन ऐसा नहीं था। साहित्य है या चित्रकला है या प्रशासन है या राजस्व व्यवस्था है, तमाम ऐसे क्षेत्र थे जिसमें शाहजहां के काल में
बहुत ज़्यादा उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र ज़रूर था जहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा विकास हुआ था, अच्छा काम हुआ था। वह था आर्किटेक्चर का फील्ड, और इस क्षेत्र में शाहजहाँ ने बहुत सुंदर काम किया था, बहुत ज़्यादा विकास हुआ था, और आज ताजमहल दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल है, 7 वंडर्स में शामिल है। तो इसका क्रेडिट जो है शाहजहाँ को जाता है, और स्थापत्य कला की दृष्टि से कह सकते हैं कि शाहजहाँ का काल जो है मुगल काल का स्वर्ण युग था, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अ, उसके काल में सबसे ज़्यादा जो एक विशिष्टता थी वह थी कि सफ़ेद संगमरमर का जो प्रयोग है वह एक तरीके से हर इमारत में किया गया है, और वह जो है उसका काल संगमरमर के प्रयोग, सफ़ेद संगमरमर के प्रयोग का स्वर्ण काल जो है कहा जा सकता है। और उसके काल की जो स्थापत्य कला की जो विशिष्टताएं थी वे जो है एक नक्काशी बहुत की जाती थी, या जिसको हम कह सकते हैं पर्डिल मेहराब जो है, फोलिएटेड आर्च जो बोल सकते हैं, या फिर दोहरा गुंबद, ड्यूअल जो है आपका डोम। इसके अलावा जो है आपका बाहर से फूला हुआ है ना, जो है, और पतली गर्दन का, जैसे प्याज का जो आकृति होती है आपने देखा होगा कि प्याज की आकृति जो होती है ठीक उसी तरह से उसके काल की जो भी मकबरे बिल्डिंग्स बन रहे थे उसकी विशिष्टता थी कि बाहर से वह उभार था, और ऊपरी हिस्सा उसका पतला था, गर्दन जैसे होता है उसका पतला जो है प्याज के समान था, और ड्यूअल जो है टॉम थे, गुंबद थे। इसके अलावा नक्काशी या पर्निल जो मेहराब था जिसको हम कह सकते हैं फोलेटेड आर्च, है ना, या फिर बंगाली शैली में जो मुड़े हुए कंगूरे होते हैं, वे उसकी विशिष्टताएं थी। या जो है छज्जे जो दिए जाते हैं छत के, उसकी जो उसकी छत जो होती थी वह संगमरमर का उसमें भी प्रयोग किया गया है। इसके अलावा जो पीलर बनाए गए थे, जो खंभे बनाए गए थे, वे जो आपके दरवाजे थे या जो कह सकते हैं जो डोर थे, या उसके जो पिलर थे, उसके उसके खंभे जो थे, उसकी जो शीर्ष जो हाइट जो एरिया था, और उसमें जो है जो स्क्वायर में जो उसका आधार था, वर्गाकार जो कह सकते हैं, उस पर जो चबूतरे बनाए जाते थे उसका जो प्रयोग किया गया है। इसके अलावा जो भी जाली जो नेट जिसको कह सकते हैं कि उसमें भी जियोमेट्रिकल शेप में जो है आपका जो तराशने का जो आधार था उसकी जगह पर जो फूल और जो पत्तियां हैं, जो फ्लावर्स और जो लीव्स हैं, उनके आकार को तराश करके या जो कह सकते हैं भित्ति करके उसको अलंकृत किया जो है किया गया है। ये सारी विशिष्टताएं हमें शाहजहाँ के काल में दिखाई पड़ रही, यानी सफ़ेद संगमरमर का सबसे अधिक प्रयोग किया गया है। इसके अलावा पर्डिल मेहराब है या नक्काशी युक्त पर्डिल मेहराब, फोलिएटेड आर्च या डबल टॉम दोहरा गुंबद, और जो आपका प्याज की आकृति का जो कर सकते हैं कि जो आपका जो गुंबद बनता था और जो आकार होता था। इसके अलावा बंगाली शैली में जो मुड़े हुए कंगूरे होते थे, या जो छत्ता जो छत होता उसकी जो छज्जे होते हैं उसमें संगमरमर का जो प्रयोग किया जाता था, या फिर जो खंभे बनाए जाते थे, जो पिलर बनाए जाते थे जंगलों में, उसमें जो खंभे होते थे या जो बैकेट होते थे उसके स्थान पर जो फूल पत्तियां जो जो फ्लावर्स हैं, जो लीव्स हैं, उनको जो है अलंकृत किया गया है, उसका ऑर्नामेंटेशन किया गया है। ये जो है उसके काल की महत्वपूर्ण विशिष्टताएं थी जो शाहजहाँ के काल में स्थापत्य के क्षेत्र में हमें दिखाई पड़ रही। ठीक है बेटा, आगे बढ़ें। ओके।
अब शाहजहाँ के काल में आगरा, आप सबको पता है कि आगरे के किले में जो शाहजहाँ अ, द्वारा 1627 ईस्वी में आगरे के किले का निर्माण जो है में 1627 में आगरे के किले के अंदर शाहजहाँ ने दीवाने आम बनाया था, जिसका नाम संगमरमर से, सफ़ेद संगमरमर से दीवाने आम बनवाया था। पहला भवन था जो शाहजहाँ ने आगरे किले के अंदर 1627 ईस्वी में बनवाया था, जिसका नाम था दीवाने आम। इसमें सम्राट के बैठने के लिए मयूर सिंहासन जो है की व्यवस्था की गई थी, और इसी में ही आगरे के किले के अंदर ही दीवाने आम के साथ साथ दीवाने खास जो है यह भी सफ़ेद संगमरमर से बनवाया गया था, और यह जो है आपका आयताकार जो है बनवाया गया था। और इसकी जो फर्श थी इस इमारत में, इस फर्श की इमारत में हम देखते हैं कि जो है आपका मेहराब जो है आपका प्रयोग किया गया है, मेहराब का प्रयोग किया गया है, और स्क्वायर शेप में जो इसके अलावा जो आपका जो आर्क है और या फिर जो डोम है, गुंबद की बात हम कर रहे थे। तो शाहजहाँ के इस काल में आगरा के किले में दीवाने आम, दीवाने खास, दीवाने आम में मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया है, जो सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। इसके अलावा दीवाने खास, यह भी सफ़ेद संगमरमर से निर्मित आयताकार इमारत है। इसके अलावा सफ़ेद संगमरमर से बनी मोती मस्जिद बहुत ही महत्वपूर्ण एक इमारत है, मोती मॉस्क्यू, जो कह सकते हैं कि आगरे की किले की सर्वश्रेष्ठ या जो है बेस्ट इमारत मानी जाती है, क्योंकि मोती महल जो है इसका की मस्जिद का जो आपका गुंबद है, जो डोम है, वह जो है अद्भुत है। उसका ऑर्नामेंटेशन जो है काफ़ी खूबसूरत है, और इसीलिए पर्सी ब्राउन ने मुग़ल काल की सर्वश्रेष्ठ कृति शब्द से मोती मस्जिद का उल्लेख किया है। और यह प्रश्न भी खूब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि आगरे के किले में दीवाने आम हो या दीवाने खास हो या मोती मस्जिद हो, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, किस इमारत को मुग़ल काल की जो है वास्तुकला की सर्वश्रेष्ठ कृति कहा जाता है, और ये किसने कहा है, तो पर्सी ब्राउन ने मोती मस्जिद को मुग़ल काल की सर्वश्रेष्ठ कृति कहा है। यह खूबसूरत है, काफ़ी अलंकृत है, सफ़ेद संगमरमर से बनाई गई है, और यह आगरे के किले के अंदर बनाई गई सबसे खूबसूरत इमारत मोती मस्जिद को माना जाता है। इसके अलावा हमें देखते हैं कि 6 मंजिली 6 फ्लोर की इमारत जो है मुसम्मन बुर्ज, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये इमारत भी। यह भी शाहजहाँ के काल में आगरे के किले में ही इसका भी निर्माण किया गया था, और इस मुसम्मन बुर्ज में जो हरम की महिलाएं होती थीं, वह इस मुसम्मन बुर्ज में बैठ करके ही जो जो आपका पशु युद्ध होता था, वह युद्ध को देखा करती थी। इस मुसम्मन बुर्ज से बैठ करके ही हरम की जो महिलाएं होती थीं, वह पशुओं का युद्ध देखा करती थी। इसका निर्माण जो है जहांगीर ने हाथी पर सवार जहां राजा अमर सिंह और उसके पुत्र करण सिंह की मूर्तियों का निर्माण जो है जहांगीर ने मुसम्मन बुर्ज में करवाया था, और शाहजहाँ के काल में इसका विशेष तरीके से निर्माण कराया गया था। और इसके अलावा शाहजहाँ के काल में इस किले के अंदर बनाई गई कुछ अन्य इमारतें थीं, नगीना मस्जिद या शीश महल, झरोखा दर्शन, अंगूरी बाग,
या नहर-ए-बहिश्त जिसको कहते हैं। नहर-ए-बहिश्त जिसका मतलब हुआ कि किले के अंदर जो है पानी की जो व्यवस्था की जाती थी, वाटर जो ड्रेनेज सिस्टम या वाटर प्यूरिफाइड जो जिसको कह सकते हैं कि पानी की जो व्यवस्था कर सकते हैं किले के अंदर जो की जाती थी, वह जो है आपका नहर-ए-बहिश्त में किया जाता था। तो आगरे के किले के अंदर जो है निर्मित की गई जो इमारतें थी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण इमारत थी मोती मस्जिद। इसके अलावा दीवाने आम, दीवाने खास या फिर मुशम्मन बुर्ज, है ना, इस नगीना मस्जिद, शीश महल, झरोखा दर्शन, अंगूरी बाग, नहर-ए-बहिश्त महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों में थे जो शाहजहां के काल में हमें दिखाई पड़ते हैं आगरे के किले के अंदर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि शाहजहां के काल में एक नया शहर बसाया गया जिसको शाहजहानाबाद के नाम से जानते हैं, और 1638 में यानी 1638 में 1638 में शाहजहां ने अपनी राजधानी को भी आगरा से ट्रांसफ़र कर दिया और इसके लिए उसने शाहजहानाबाद नगर की नींव डाली, जो दिल्ली में जो है यमुना नदी के तट पर इस नगर का निर्माण किया गया है, जो स्क्वायर शेप में है और इसके अंदर ही सुप्रसिद्ध लाल किला रेड फोर्ट जो है जिसका निर्माण शाहजहां ने कराया था, दिल्ली के लाल किले का निर्माण, वह शाहजहानाबाद के अंदर ही है। रेड फोर्ट इसलिए कहा जाता है कि लाल जो है पत्थर का प्रयोग, बलुआ पत्थर का प्रयोग इसमें खूब किया गया है, और यह 1648 में 1648 में यह लाल किला पूर्ण हुआ था। हमीद एवं अब्दुल अहमद वास्तुकार जो थे, इन दो वास्तुकारों ने कह सकते हैं कि 1 करोड़ रुपए की लागत से इस किले को मूर्त रूप दिया गया था, यानी अंतिम रूप दिया गया था। अब इस लाल किले के अंदर की विशिष्टताएं जानने के लिए ज़रूरी है कि इसमें 2 मुख्य जो मेन गेट है कह सकते हैं, एक तो आपका पश्चिमी गेट है और एक पूर्वी गेट है ना। पश्चिमी गेट जो है उसमें हम देखते हैं पश्चिमी गेट है और एक दक्षिणी गेट है। पश्चिमी द्वार जिसका नाम लाहौरी दरवाज़ा है और दक्षिणी गेट जिसका नाम दिल्ली दरवाज़ा है। और आपको बता दें कि यह किला, यह रेड फोर्ट जो है 3100 फीट लंबा है। इसका जो लेंथ है वह 3100 जो है फीट लंबा है, और इसकी जो वाइड है, इसकी जो चौड़ाई है वह 1650 फीट है, यानी जस्ट आधी है। 1650 यानी कि 1650 स्क्वायर फीट इसकी वाइड है, इसकी चौड़ाई है। और इस लाल किले के इस प्रांगण में ही, इस आंगन में ही शाहजहां ने अनेक इमारतों का निर्माण करवाया था। और इस इमारत में भी मैं आपको बता दूं, एक तो हम लोगों ने पढ़ा था दीवाने आम और दीवाने खास, जो आगरे के किले के अंदर बनाई गई थी, और यह जो इमारत दीवाने आम और दीवाने खास बनाई गई, वह आपके लाल किले के अंतर्गत बनाई गई है शाहजहानाबाद में। तो लाल किले के अंदर जो है दीवाने आम, जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध संगमरमर से निर्मित दीवाने आम रखा जाता था, दीवाने आम में ही विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताऊश नाम सुना होगा आपने, यह रखा जाता था। लाल किले के अंदर निर्मित दीवाने आम में ही विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताऊश रखा जाता था, जहां पर डायमंड से पूरी जड़ावट की गई थी, और इस शैली में पूरा यूरोपियन प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। इसके अलावा दीवाने खास भी लाल किले के अंदर बनाई गई थी, और इसकी अंदर की जो छत है, जो मेहराब है,
जो आपका, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि डोम है, जो आर्च है, वह जो है उसमें आपका चांदी है, सोना है, डायमंड है ना, अनेक बहुमूल्य पत्थर या संगमरमर से जो है का प्रयोग करके पूरी तरह से इसको ऑर्नामेंट किया गया है, इसका ऑर्नामेंटेशन किया गया है, उसको अलंकृत किया गया है। तो दीवाने आम और दीवाने खास बहुत ही प्रसिद्ध लाल किले के अंदर निर्मित इमारत है शाहजहाँ के काल में। और यह प्रश्न आपका एग्ज़ाम में MCQ में खूब पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी इमारत थी जहाँ पर तख्ते ताउस रखा जाता था। वह थी दीवाने आम, जो सफ़ेद संगमरमर में बना गया है। ज़्यादातर आपका सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग शाहजहाँ के काल में बनी इमारतों में किया गया है। तो इस तरह से इसके अलावा दीवाने खास से सटी हुई एक दूसरी इमारत है रंग महल, जहाँ पर जिसका निर्माण जो शाही परिवार के लोग जो है वहाँ पर रहते थे, उनके रहने के लिए किया गया था रंग महल का निर्माण। और यहीं पर निर्मित न्याय की तराजू पर भी यूरोपीय शैली का प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है। न्याय की तराजू का भी यहाँ पर निर्माण किया गया है। इसके अलावा दिल्ली की सुप्रसिद्ध जामा मस्जिद, जामा मस्जिद का जो निर्माण भी शाहजहाँ ने 1648 में 1648 में इसमें भी शाहजहाँ ने कराया था दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण। और शाहजहाँ की ही शैली में इसमें जो है अलंकरण की जो मेहराब है, जो ऑर्नामेंटेशन है, उसकी जो आर्च है, जो मेहराब है, उसकी खूब सजावट की गई है। और 4-4 मंजिली मीनार जो है आपकी बनाई गई हैं, पिलर दिए गए हैं। और लाल जो है बलुआ पत्थर, रेड जो है रैंड स्टोन जो है कह सकते हैं कि पत्थर का के प्रयोग से 3 गुंबद का निर्माण इसमें किया गया है, ये हमें दिखाई पड़ता है। तो जामा मस्जिद में हमने बताया कि इसमें अलंकृत फूलदार अलंकरण की मेहराब से बनी गई है यह जामा मस्जिद। और इस मस्जिद के चारों ओर 4-4 मंजिली मीनारें बनाई गई हैं, जिसको हम लोग पिलर जो हम लोग देखते हैं, ये मुग़ल काल की विशेषताएं होती हैं। और लाल रेड जो है स्टोन का प्रयोग किया गया है, इसमें पत्थर का, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, जिसका जिक्र मैंने आपकी मुग़ल स्थापत्य कला की विशिष्टताओं में किया था। स्टोन के बारे में हमने आपसे बात की थी। इस कि मुग़ल स्थापत्य कला में जो है ये हमें दिखाई पड़ता है कि ड्यूअल डोम के अलावा जो रेड बलुआ पत्थर की हम बात कर रहे थे कि सैंडस्टोन जो है कि यह हमें दिखाई पड़ता है। लाल बलुआ पत्थर यानी रेड सैंडस्टोन जो है ये इसमें निर्मित किया गया है। तो जामा मस्जिद की ये खूबी है, ये विशिष्टताएं हैं। यह जो है अलंकरण की मेहराब से बनी हुई है। इसकी चारों तरफ 4-4 मीनारें बनी हुई हैं। लाल बलुआ पत्थर की जो है धारियाँ वाले 3 गुंबद जो है इसमें बनाए गए हैं। लाल बलुआ पत्थर यानी रेड सैंडस्टोन जो है से निर्मित 3 जो है डोम बनाए गए हैं। और इसके अलावा 4-4 मंजिली इमारत जो है का प्रयोग किया गया है, मीनार का प्रयोग किया गया है जामा मस्जिद के अंतर्गत। इसके अलावा हमें देखते हैं कि दिल्ली के लाल किले के अंदर जो अन्य अन्य इमारतें जो बनाई गई हैं, उस पे मोती महल है, आपका हीरा महल है, या नहर बहिश्त की बात हमने कही थी,
शीश महल एक्सेट्रा। इसमें जो है सभी भवनों में अगर हमें देखा जाए तो हमने आपसे जिक्र किया अलग से इसलिए कि जो ताजमहल है, जो अपनी बेगम नूरजहाँ की स्मृति में शाहजहाँ ने बनवाया था, वह सबसे खूबसूरत है, वह अद्वितीय है, जो पूर्ण संगमरमर में, सफ़ेद संगमरमर में निर्मित किया गया है। और इसे शाहजहाँ ने उस्ताद यानी कि जो आर्किटेक्ट था ईशा खां, उसके नेतृत्व में यह पूर्ण किया गया था। हालांकि इस प्रकार के महल की योजना जो है उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाई थी। ये प्रश्न भी आपका खूब पूछा जाता है। उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल बनाने की योजना बनाई थी और उस्ताद ईशा खां ने इसको पूर्ण किया था। यह पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर में निर्मित अद्वितीय जो है महल है, जो शाहजहाँ ने अपनी बेगम की याद में बनवाया था। और इससे इतना प्रसन्न हुआ शाहजहाँ कि नादिर उल उस्र की उपाधि उस्ताद अहमद लाहौरी को उसने प्रदान कर दी। इस मकबरे में सभी प्रकार के, मध्य एशिया में ईरान है या भारतीय जो शैली है, वह उसकी पूर्ण समन्वय भारतीय इंडो इस्लामिक शैली, जो मुग़ल शैली कहा जाता है जिसको, उसका पूर्ण जो है प्रभाव इस मकबरे में हमें दिखाई पड़ रहा है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये भी प्रश्न आपका पूछा जाता है कि दिल्ली स्थित जो हुमायूं का मकबरा जिसे अकबर ने बनवाया था, और अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा जो बना है वह जहांगीर के काल में बना था, ये दोनों ही मकबरों से प्रेरित है ताजमहल, है ना। इस मकबरे का जो निर्माण किया गया ताजमहल का, वह हुमायूं के मकबरे और अब्दुल खाना के मकबरे से प्रेरित है। इस इमारत की जो लंबाई है, जो इसका लेंथ है, वह 1900 फीट है, 1900 फीट है। और जो इसका वाइड है, जो चौड़ाई है, वह 1000 स्क्वायर फीट है। तो इतनी लंबी, इतनी चौड़ी स्थान पर ताजमहल का भव्य निर्माण शाहजहाँ ने कराया था। और आपको बता दें कि ताजमहल के मध्य में स्थित जो मकबरा है, वह 22 फीट ऊंचा गुंबद है। जो आपका डोम है, गुंबद है, वह 22 फीट उसकी हाइट है। और ताजमहल के अंदर का जो एरिया है, इंटीरियर है, वह संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से, डायमंड से की गई जड़ावट है, जिसको हम लोग पित्रा दुरा शैली के नाम से जानते हैं। खूब इस पर काम किया गया है। सफ़ेद संगमरमर पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट, पित्रादुरा शैली का खूब काम किया गया है। आप फव्वारे जो है खूब बनाए गए हैं, आप भी देख रहे होंगे। जो उद्यान है, जो गार्डन है, उसका भी निर्माण किया गया है। और ऑर्नामेंटेशन जो है खूब अलंकृत किया गया है। इसमें हमें देखते हैं जो पूरा परिदृश्य शाहजहाँ का, जो आगरा का जो ताजमहल है, उसका जो परिदृश्य है, वह सफ़ेद दुधिया रोशनी में जब 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 चंद्रमा की जो किरण है, जब उस पर पड़ती है शाम के समय में भी, तो उसका पूरा इलाका बिना लाइट के भी चकाचौंध हो जाता है। इतना खूबसूरत सफ़ेद संगमरमर का यह निर्माण किया गया है। आपको बता दें कि इसका निर्माण कार्य 1631 में 1631 में शुरू किया गया था, और यह 1653 में, यानी कि मोर देन 22 ईयर्स आपका लगभग लगा इसको बनाने में। 21 से 22 साल लग गए इस इमारत को बनाने में। इतना ज़्यादा भव्य रूप इसे
प्रदान किया गया है। और एक तरीके से हॉवेल ने ताजमहल के निर्माण को भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा जैसे शब्द से संबोधित किया है। इसको तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि हॉवेल ने किस अंग्रेज ने ताजमहल को भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा शब्द से उद्बोधित किया है। तो ये बहुत खूबसूरत है इबारत। पर्सी ब्राउन जो है इसका एनालिसिस करते हैं और लिखते हैं कि दिन के हर समय के लिए और हर आकाशीय परिवर्तन के लिए ताज के अपने अलग अलग रूप है। यानी दिन के हर समय के लिए, चाहे वह सुबह हो, चाहे आपका मध्याह्न पीरियड हो, चाहे शाम का समय हो, हर पीरियड के लिए और हर प्रकार के मौसम परिवर्तन के लिए भी ताज के अपने अलग अलग रंग हैं। प्रातः काल में यह उषा जिसको कहते हैं, प्रातः काल का वह स्वप्निल, हल्का स्वप्निल रंग दिखता है। दोपहर में तो सफ़ेद से चकाचौंध जो है उत्पन्न करने वाली सफ़ेदी दिखती है। तो चांदनी जो शाम का चंद्रमा की जो किरण दिखाई पड़ती है वह आँखों को शीतलता प्रदान करती है और सौंदर्य से मन को आह्लादित कर देती है। जबकि इसका गुंबद हवा में जो है, हवा में, वायु में कह सकते हैं कि किसी पतली हल्की वस्तु की तरह तारों के बीच जैसे एक बहुत बड़े मोती की तरह लटकता रहता है। ये कितनी बड़ी बात जो है यहाँ पर पर्सी ब्राउन जो है ये बात जो है कह रहे हैं पर्सी ब्राउन ताजमहल के बारे में कि, लेकिन यही नहीं, ये बात कहते हैं कि कोई भी रंग जो गोधूली यानी कि जो शाम समाप्त होने को होता है, दिन समाप्त होने को होता है और शाम का आगमन होने को होता है, उसी पीरियड को गोधूली कहा जाता है। उस पीरियड की बात कह रहे हैं कि उस समय तो कुछ क्षणों के रंग को नहीं पाते हम, कोई भी रंग, कुछ क्षणों के रंग को हम नहीं पाते, जबकि इसकी आभा हल्की और सुंदर गुलाबी हो जाती है। यह इसका मतलब सीधा सीधा है कि हर प्रकार के रंग, हर प्रकार के मौसम, हर प्रकार की रोशनी, दिन का हर एक समय, हर एक रूप, हर एक रंग, हर एक मौसम में ताजमहल के अलग अलग रूप हैं जो मन को आह्लादित करते हैं, दिल को शीतलता प्रदान करते हैं। और जब हवा का, वायु का झोंका चलता है तो जो उसके अंदर निर्मित जो मकबरा है, जो गुंबद है, वह गुंबद तारों के बीच एक बड़े मोती की तरह लटकता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इतना खूबसूरत विश्लेषण, इतना खूबसूरत जो दीदार है ताजमहल का, वह शाहजहाँ के काल में खूबसूरत हमें दिखाई पड़ता है। इसीलिए शाहजहाँ का जो शासन काल है वह स्थापत्य कला की दृष्टि से मुग़ल काल का सबसे स्वर्णिम एज, गोल्डन एज माना जाता है। हालांकि शाहजहाँ के काल में ये प्रश्न आपके पीसीएस में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में खूब पूछा जाता है कि कश्मीर में जो निशात और जो शालीमार जो बाग है, जो उद्यान है, जो गार्डन है, उसका निर्माण किसने कराया था। चूँकि चित्रकला के काम कार्य डेवलपमेंट जहांगीर के काल में हुआ था, इसलिए ज़्यादातर उत्तर जो लोग लगा देते हैं अभ्यर्थी, वो जहांगीर लगाते हैं, जबकि इसका उत्तर शाहजहाँ है। शाहजहाँ के ही काल में कश्मीर के में जो है निशात और शालीमार बाग गार्डन का निर्माण भी किया गया था। तो इस तरह से हमने शाहजहाँ के काल में आगरा के किले में निर्मित भवन, शाहजहानाबाद नगर और उसके अंदर निर्मित लाल किला और लाल किला के अंदर निर्मित दीवाने आम, दीवाने खास, है ना, का वर्णन हमने आपके सामने किया। सुप्रसिद्ध जामा मस्जिद के बारे में हमने बताया,
और अलग से आगरे के ताजमहल के बारे में आपको बताया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अ, इसके बाद हम लास्ट औरंगज़ेब के बारे में बात करेंगे। जैसा हमने बताया भी था कि औरंगज़ेब के शासनकाल तक आते-आते मुग़ल साम्राज्य का डिक्लाइन जो है शुरू हो गया था और एक तरीके से अ, अ, औरंगज़ेब के काल में हम देखते हैं कि अ, मुग़ल काल का औरंगज़ेब का जो काल है वह मुग़ल काल का एक तरीके से अंतिम नेटवर्क इशू था बेटा, इसलिए शायद हम आपसे डिस्कनेक्ट हो गए थे। अंतिम चरण चूँकि मुग़ल काल में हमने देखा पेंटिंग का भी डेवलपमेंट औरंगज़ेब के पीरियड में नहीं हुआ था, लेकिन ये यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो स्थापत्य कला अकबर के काल से प्रारंभ हुई थी और जो अपने गोल्डन पीरियड में पहुंच गई थी शाहजहां के काल में, उसका डिक्लाइन जो है, उसका पतन जो है औरंगज़ेब के काल में शुरू हो गया था। हालांकि इस पतन की जो दीदार थे, जो दरारें थीं, वो शाहजहां के काल में ही शुरू हो गई थी, जो उसके शासनकाल के तुरंत बाद हमें दिखाई पड़ रही है। और इसके पीछे चाहे राजनीतिक कारण हो, आर्थिक कारण हो या सम्राट की उदासीनता रही हो या परिस्थितियां रही हो, लेकिन यह सत्य है कि औरंगज़ेब के शासनकाल में मुग़ल साम्राज्य का डिक्लाइन शुरू हो गया था और उसके काल में बहुत अधिक स्थापत्य कला के क्षेत्र में बहुत अधिक काम नहीं हुआ। उसके काल में उसने अपनी बेगम जो है रुबिया दुर्रानी का जो मकबरा है, हाँ, रुबिया दुर्रानी का मकबरा है, वह ताजमहल से प्रेरित माना जाता है और उसका निर्माण औरंगज़ेब ने औरंगाबाद में करवाया था। और इसके बाद हम देखते हैं कि शाहजहां औरंगज़ेब ने लाहौर की बादशाही मस्जिद का भी निर्माण अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए 1674 में औरंगज़ेब ने कराया था। इसके अलावा उसके काल की अंतिम जो निर्माण कार्य माना जाता है वह है दिल्ली की मोती मस्जिद। तो इस तरह से हमने देखा कि औरंगज़ेब के काल में औरंगाबाद में रुबिया दुर्रानी का मकबरा है, जो जिसके बारे में कहा जाता है कि वह ताजमहल से प्रेरित था, अकबर के काल में पूर्ण हुआ था। इसके अलावा लाहौर की बादशाही मस्जिद और दिल्ली की मोती मस्जिद को उसने पूर्ण किया था। तो इसके अलावा औरंगज़ेब के काल में और किसी महत्वपूर्ण इमारत का निर्माण का पता नहीं चलता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि मुग़ल काल का जो स्थापत्य कला था वह अकबर के काल से शुरू होकर के जिसका प्रारंभ हुआ था। हालांकि बाबर और हुमायूं के समय में भी स्थापत्य के क्षेत्र में कुछ काम हुए थे, लेकिन ज़्यादातर निर्माण विशेष रूप से अकबर के काल में दिखाई पड़ता है। वह शाहजहां के काल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, औरंगज़ेब के काल में आकर के उसका डिक्लाइन शुरू हो गया। मुग़ल साम्राज्य का स्थापत्य के क्षेत्र में भी उसका पराभव, उसका पतन हमें दिखाई पड़ रहा है।